स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं UN हाई सी ट्रीटी के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि ये ट्रीटी क्या है और ये ट्रीटी किसके अंतर्गत थी जो हाल ही में विफल हो गई है, ये थोड़ी फेल हुई है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई UN हाई सी ट्रीटी क्या थी। इसके अलावा ये जो शब्द है हाई सी, ये हाई सी किसको कहा जाता है, जिसको उच्च समुद्र भी कहा जाता है। तो ये हाई सी का मतलब क्या होता है, एक ये टर्म सीखेंगे हम। इसके अलावा एक बॉडी है जिसको कहा जाता है UNCLOS। ये क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी, मतलब जो समुद्र के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं वो इस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि भाई ये क्या करती है और कब इसको बनाया गया था, क्या चीजें आती हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो समुद्री सीमा के अंतर्गत आती हैं, मतलब जिनको मैरीटाइम बाउंड्री कहा जाता है। अब मैरीटाइम बाउंड्रीज में आपका EEZ आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, आपका इसमें कॉन्टेजियस जोन आ जाता है। तो ऐसी कई चीजें ऐसी हैं जो आज हम क्लास में सीखेंगे इससे जुड़ा हुआ। और हाल ही में जो अभी मुद्दा हुआ है जो कि आपका न्यूयॉर्क में ये एक मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की हाई सी ट्रीटी की, जिसमें विश्व भर के कई देश इसमें शामिल हुए थे। लगभग 168 देशों को इसमें शामिल किया गया था और ये जो है सारे एग्रीमेंट सारे देशों के बीच नहीं हो पाया, इसलिए UN हाई सी ट्रीटी फेल हो गई है। तो इसके बारे में कहा गया ये अगले साल वापस से प्रयास किए जाएंगे और हम इससे ये भी समझेंगे कि इसके फेल होने से जो है पर्यावरण में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या चीजें जो है ये कैसे इफेक्ट कर रही है और इसको पालन करने में क्या फायदा होगा और अभी इसके असफल होने के पीछे क्या कारण रहे हैं। इन सारी चीजों पर बहुत गहन तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है इस चीज को ध्यान से समझिए। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि जो विफल हुई है, UN हाई सी ट्रीटी। अब देखिए कई लोगों को ये हाई सी शब्द थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। हमने बहुत सारी ट्रीटी सुनी है लेकिन हाई सी या उच्च समुद्र क्या होता है। तो 2 से 5 मिनट में आपको हाई सी भी समझने आने लगेगा कि भाई हाई सी होता क्या है, इसकी सीमा कितने किलोमीटर आगे होती है। तो ये थोड़ा समुद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम मैरीटाइम बाउंड्रीज जिसको कहा जाता है, मैरीटाइम बाउंड्री क्या है, तो मैरीटाइम बाउंड्री का मतलब होता है समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ ये विवाद है और इससे क्या फायदा हो सकता है, इन सारी चीजों पर बात हम करेंगे। तो थोड़ी देर में हाई सीज को समझ लेंगे, उससे पहले समझिए कि UN हाई सी ट्रीटी के बारे में क्या बात थी। तो इसमें जो है 168 लोग जो है, मतलब 168 लोग अलग अलग देशों से थे, मतलब 168 देशों ने इसमें भाग लिया। अब 168 देशों ने भाग क्यों लिया, क्योंकि जून महीने में एक आपातकाल घोषणा की गई थी, एक इमरजेंसी की घोषणा की गई थी कि भाई समुद्र की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और समुद्र के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने जरूरी है। इसके लिए एक मीटिंग हुई जो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुई थी और ये लगभग 15 दिन इस पर बातचीत हुई, लेकिन सारे देश इसमें एग्री नहीं कर पाए। भारत भी इसका हिस्सा है, तो क्यों एग्री नहीं कर पाए, क्या चीजें हैं, क्या इसमें आड़े आ रही थी, वो भी समझेंगे और क्या क्या इससे जुड़ी हुई कहानी है उसको भी समझते हैं। तो मैंने जैसा बताया इसमें कितने देश थे, तो महासागरों की रक्षा के लिए सबसे मेन मुद्दा क्या है कि हमें ओशियंस की रक्षा करनी है, हमें समुद्रों की रक्षा करनी है। तो महासमुद्रों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर, संयुक्त राष्ट्र संधि मतलब UN हाई सी ट्रीटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस पर जो है सहमत होने के लिए यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन भी थे सहित 168 देशों की वार्ता 27 अगस्त को विफल रही। मतलब ये कहां हो रही थी, तो न्यूयॉर्क शहर में हो रही थी और ये क्या हो गई, ये विफल हो गई। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये काफी ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज के लिए सुनते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए एक चीज सुनते हैं पेरिस एग्रीमेंट, तो ये बोल सकते हैं कि समुद्र के लिए, समुद्री जो सुरक्षा के लिए पेरिस एग्रीमेंट किसको कहा जाएगा, तो ये UNC हाई ट्रीटी को कहा जाएगा। इसके अलावा ये ऐसी चीज हुई क्यों, ये जो 15 दिवसीय कुछ मीटिंग हुई थी मिड जो है अगस्त से चालू हुई थी,
तो इस पर जो है कैसे ये मीटिंग आयोजित की गई थी, तो मैंने जैसा बताया समुद्री आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो यूएन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, गुटेरस जो है उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भाई समुद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। तो समुद्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो सारे देश मिले और एक जो है कॉमन ग्राउंड पर आए कि हम समुद्रों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस पर बातचीत करनी थी। तो इसमें बताया गया कि भाई क्या हुआ, तो जून में, देखिए ये अभी कब की बात हो रही है, अगस्त की बात हो रही है। तो जून महीने में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो ये आपको फोटो में जो दिख रहे हैं इन्हीं का नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो इन्होंने क्या कहा, दुनिया के महासागरों के लिए खतरों का हवाला देते हुए पुर्तगाल के लिस्बन में, जो पुर्तगाल देश है जहां से वास्को डिगामा आए थे, उन्हीं का देश है ये, लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में महासागर आपातकाल की घोषणा की थी। महासागर आपातकाल की मतलब ओशियंस जो है इमरजेंसी की बात की थी इन्होंने कि भाई जो समुद्रों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इस पर सारे देशों को मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम करने चाहिए। तो इसी के लिए ये जो है ट्रीटी की बात चल रही थी। ट्रीटी आप समझते हैं कि संधि होती है, दो लोग जो है, कोई भी जो लोग होते हैं उस एग्रीमेंट में सारी तरह से एग्री करते हैं कि हम ये सारी चीजें मानेंगे, तो यही ट्रीटी होती है। तो ये ट्रीटी क्या हो गई है, असफल हुई है, अब इस पे वापस से प्रयास किए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि भाई ये जो ट्रीटी थी इसके पीछे अगर देखा जाए तो एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये संधि थी क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई थी और ये क्यों असफल रही है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है महत्वाकांक्षा। एम्बिशंस हर देश के हैं, हर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़े, बूस्ट कर पाए इकोनॉमी। अब जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम समुद्र के अंतर्गत क्या करते हैं, खनिजों का वहां से माइनिंग करते हैं, मतलब खनिज निकालते हैं हम कहां से, समुद्र के अंतर्गत। वहां पर जो जीव रहते हैं उनको हंट करते हैं, जैसे शार्क को बहुत ज्यादा, जैसे जापान की अगर हम बात करें तो जापान में कई ऐसे फेस्टिवल्स होते थे कि उन पर रोक लगानी पड़ी थी। वहां पर इतना ज्यादा मछलियों को मारा जाता था कि दूसरे साउथ चाइना सी में जाकर जो है जापान बहुत सारी मछलियों को खत्म कर रहा था। तो शार्क जो है एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंतर्गत आ गई थी, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आने लगी थी। तो फिर कई सैंक्शंस लगाए गए जापान के ऊपर कि भाई अपना फेस्टिवल ऐसा भी मत मनाओ कि भाई पूरे के पूरे समुद्र का जो आप इकोसिस्टम बिगाड़ कर रख दो। तो ये जो चीज थी कि भाई प्रस्तावित, क्योंकि समुद्र के अंतर्गत क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। सबसे एक मेन जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन की। पोल्यूशन के साथ साथ जो है आपका सी वाटर जो है, मतलब जो आपका सी वाटर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कि भाई जकार्ता वगैरह जैसे शहर हैं इनको ट्रांसफर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जल स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ दिनों में डूब जाएंगे। इसके अलावा जो जीव इनके अंतर्गत रहते हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। इसके अलावा जो कोरल ब्लीचिंग की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या। और समुद्र तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है पूरे हमारी पृथ्वी पर, देखा जाए तो सबसे ज्यादा समुद्र है। और नासा की रिपोर्ट के अनुसार भी 90% जो महासागर हैं वो प्रदूषित हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यूएन जनरल असेंबली के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी कि भाई समुद्री महासागरीय आपातकाल है, सारे देश मिलकर कुछ एक रास्ता निकालें। उसके लिए यूएन हाई सी ट्रीटी जो है एक रास्ता निकला। अब वो उस पर बातचीत होनी थी, सारे लोगों को एग्री करना था। लेकिन मैंने क्या कहा, समुद्रों पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता है। कोई वहां से मछलियां निकाल रहा है, कोई वहां से खनिजों को निकाल रहा है, कई तरह के व्यापार कर रहा है, कई तरह के प्रदूषण उसमें कर रहा है। तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं वो कम नहीं हो रही थी। तो भाई एग्रीमेंट पर कोई भी तरीके से एक सहमति, आम सहमति नहीं हो पाई, इसलिए वो फेल हो गया। अब यहां पे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बात की गई थी। इसमें एक जो था 30 का मिशन था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इसको भी समझेंगे। देखिए अभी इस वाले टर्म पर, उच्च समुद्र पर, थोड़ी देर में हम आएंगे ही। इसके लिए भी एक बॉडी बनाई गई थी जो मैंने शुरू में भी बात की थी, UNCLOS, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑन द सी, कि समुद्र के ऊपर जो कानून बनाती है उसका बहुत बड़ा रोल है हाई सी का। 5 मिनट में आपको वो भी समझने आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यूए इसके अंतर्गत क्या था। तो एक मैंने बताया 30x30 मिशन क्या था, इसको भी थोड़ी देर में समझ लेंगे। इसके अलावा इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो ये जो है महासागर के लिए पेरिस समझौता कहलाता है। अब जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए है? पेरिस एग्रीमेंट इज ऑन क्लाइमेट चेंज,
मतलब पेरिस एग्रीमेंट आपसे कोई पूछे कि पेरिस समझौता क्या है, तो आप वहां बता देंगे कि ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वैसे ही समुद्र के लिए जो पेरिस समझौता है वो कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि, मतलब यूएन हाई सी ट्रीटी। तो ये एक पहली चीज मैंने आप बताई दी आपको। दूसरी चीज है जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से परे मौजूद महासागर से संबंधित। अब ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो आगे का जो क्षेत्र होता है, जो किसी देश की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, कोई भी देश उस पर अपना अधिकार नहीं रख सकता है, वहां पर जो है कुछ ऐसे कानून बनाना, कुछ ऐसी चीजें बनाना जिससे समुद्र की सुरक्षा हो सके। ये चीज आपको थोड़ी सी समझने नहीं आ रही होगी कि भाई विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से परे समुद्र से क्या संबंध हो जाता है, तो इसको भी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। ये लगभग 200 नॉटिकल माइल्स होता है। ये मुद्दा भी पूरा पूरा हाई सी से जुड़ा हुआ है, तो बस 2 मिनट में हाई सी पर आ ही रहे, लेकिन समझ लेते हैं संधि में क्या है। तो वापस से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आप बस यहाँ पे नाम देखते रहिए। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होता है ये। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी इसमें 30x30, जो मैंने आपको अभी बताया था 30x30 का लक्ष्य था, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि 30% की रक्षा करना 2030 तक महासागर की। मतलब 90% नासा की रिपोर्ट कह रही है कि भाई महासागर सुरक्षित नहीं है, तो इन्होंने 30x30 का मिशन बनाया कि भाई 30% हम क्या करेंगे, समुद्र की रक्षा करेंगे। कब तक, 2030 तक। लेकिन अभी कोई भी आम सहमति नहीं बनी है, ये एग्रीमेंट अभी पूरी तरह से काम नहीं करेगा, इसलिए हमने बोला कि ये क्या हो गया, विफल हो गया। और इस संधि के प्रभावी होने के लिए बाध्यकारी समझौतों की आवश्यकता है। बाध्यकारी मतलब कि बाउंडेड कर दें, जो जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं उन पर एक तरीके से बाउंड करें उनको, कि वो सारी चीजें फॉलो करें। ऐसा ना हो कि वो एग्रीमेंट भी कर लें और समुद्र के अंतर्गत जो है प्रदूषण कर रहे हैं, सारी जो है एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाते रहे। तो ऐसी जो चीज थी, इसमें बाध्यकारी समझौते की भी बात की गई थी कि सारे देश जो है एक आम सहमति पर आ जाएं और समुद्र की सुरक्षा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई नहीं क्यों हो पाया, क्योंकि सारे देश एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप 4 लोग हैं, अब 4 लोगों ने मान लिया कि भाई हम इस तरीके का काम करेंगे, हम सड़क पर पन्नियां नहीं फेंकेंगे, हम कोई प्रदूषण नहीं करेंगे, लेकिन लग रहा है कि भाई हमारे कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी से, हमारी कोई ना कोई गतिविधियों से ऐसा हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि भाई कोई पेपर में लिखकर जो है एग्रीमेंट करने से उसका जो अगर हम आगे उसको तोड़ेंगे तो हम जो है कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो उससे बेहतर अभी सारे देशों में आम सहमति नहीं हो पाई है। अब जो 2 चीजें थी जो आप शुरू से देख रहे हैं, एक हाई सी वाली बात और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली बात, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो आप देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं हाई सी की। तो क्या होते हैं हाई सी या उच्च समुद्र? तो उच्च समुद्र बताया गया कि हमारे यहां एक बॉडी है जिसको क्या कहा जाता है, UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। मतलब समुद्र के अंदर क्या क्या कानून होगा, कौन क्या कानून बना सकता है, किसका कितना अधिकार है, ये पूरी बॉडी मेंटेन करती है। तो एक चीज बताई जाती है कि कोई देश है, जैसे भारत ही हो गया। अब भारत के इस दोनों ही तरफ क्या है, समुद्र है। यहां पर अरब सागर हो गया, यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। तो भाई भारत की भी तो एक सीमा है कि कहां तक उस समुद्र तक भारत का अधिकार है और कितना अधिकार है। तो ऐसे ही एक टर्म आता है कि भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 370 किलोमीटर आसपास मान लें कि 370 किलोमीटर जो समुद्री सीमा होती है, वहां तक का जो क्षेत्र होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। उसके बाद का मतलब कोई किसी का भूमि का क्षेत्र यहां पर है, इस भूमि के क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो समुद्री सीमा चालू होती है उसी चीज को हाई सी कहा जाता है। तो कोई भी देश से 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का क्षेत्र बात कर रहे हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो क्षेत्र होगा वो हाई सी होगा। और ये कितना है, तो ये आपका हाई सी वाला जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व भर के जो महासागर हैं उसका 2/3 भाग है, मतलब 2/3 पार्ट हो जाता है किसका, वर्ल्ड के ओशियंस का। जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी आपके महासागर हैं, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उन जो ओशियंस की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे आपका इंडियन ओशियन हो, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, चाहे आर्टिक ओशियन हो, चाहे सदर्न ओशियन हो,
सारे ओशियंस की बात करें, अंटार्कटिक ओशियंस, उनका जो 2/3 भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? हाई सी के अंतर्गत आता है। एंड दे रिप्रेजेंट 95% ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड हैबिटेट, और इनके अंतर्गत 95% जो पृथ्वी के ऊपर हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास होता है। जो भी जीव रह रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे पास घर नहीं रहेगा, हम कहीं पर अगर पूरी जगह पानी ही पानी हो जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा हैबिटेट ही छिन गया। हमारा हैबिटेट है लैंड, हम भूमि पर रहते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि भाई जो ये हाई सी है, ये 95% अर्थ का हैबिटेट ऑक्यूपाइड करता है। मतलब इस पर रहने वाले जो जीव होंगे उनका आवास होगा यहाँ पे। तो अगर इसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी तो लगभग हम 95% आवास का भी खात्मा कर देंगे। और बट लेस देन 1% ऑफ द हाई सीज आर प्रोटेक्टेड। और देखा जाए तो इसमें सिर्फ 1% ही एक ऐसा क्षेत्र है, 2/3 पूरे समुद्र का क्षेत्र हाई सी है, लेकिन उनमें सुरक्षित क्षेत्र, उनमें संरक्षित क्षेत्र कितना है? सिर्फ 1%। तो बाकी क्षेत्र का क्या हो रहा होगा? बाकी क्षेत्रों का उल्लंघन हो रहा होगा, बाकी क्षेत्रों में प्रदूषण हो रहा होगा, बाकी क्षेत्रों में जो है किसी भी तरह से इलीगल हंटिंग हो रही होगी, वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही होगी। तो ये सारी समस्या ही है। इसलिए तो यूएन को कहना पड़ा कि भाई महासागरीय आपातकाल है, मतलब आपका जो ओशियनिक इमरजेंसी वाला जो टाइम पीरियड है, इस पर सारे देशों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम इकोसिस्टम, हम पर्यावरण, इन्वायरमेंट सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो बात समझने आई होगी कि भाई हाई सी का मतलब क्या हुआ, कि भाई किसी भी भूमि के क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल्स तक के आगे का क्षेत्र। पूरे विश्व भर में कितना है? तो 2/3 क्षेत्र है समुद्र का, और जिसमें 95% आवास होता है, 1% ही संरक्षण है। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक बॉडी बताई थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी, UNCLOS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, और ये क्या करती है? ये पूरी तरह से कानून बनाती है कि भाई समुद्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कोई को वहां पर कोई तरीके से मान लिया जाए माइनिंग करनी है, किसी को कोई खनिज निकालना है, पेट्रोल निकालना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो उन सारी चीजों की परमिशन कौन से लेनी पड़ती है? यूनाइटेड कन्वेंशंस लॉ ऑन दी सी, मतलब ये पूरे कानून बनाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बॉडीज आती हैं। इसी के अंदर एक बॉडी आती है जिसको ISA कहा जाता है, इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी। इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी का मतलब है कि समुद्र का जो तल है वहां पर एक अधिकरण बनाया गया है सी बेड का, जिससे आपको कोई खनिज निकालना है। मान लिया जाए कि भारत को कहीं पर पता चलता है कि भाई हिंद महासागर में ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हम उसको निकालने के लिए हमें क्या, हम डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हैं? नहीं, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? ISA से। ISA क्या है? तो भाई UNCLOS जो है ये कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये कानून बनाता है, और उसकी अलग अलग उसने क्या बना के रखे? अधिकरण बना के रखे, प्राधिकरण बना के रखे, ऑथोरिटीज बना के रखी है, फिर उनसे हमको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये एक बॉडी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे लॉस क्रिएट करती है। 1994 से ये पूरी तरह से वर्क करने लगी है, और 1982 में इसका गठन कर दिया गया था। 1982 में बन गई थी, 1994 से काम भी करने लगी है। अब देखा जाए तो इसके हिसाब से समझिए, अब जो जितने भी डाउट्स थे वो अब आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मान लिया जाए ये कोई देश है, उस देश का ये भूमि का क्षेत्र है, मतलब ये उनका लैंड पार्ट है। अब ये लैंड से ही लगा है समुद्र, तो समुद्र में कितना क्षेत्र उस देश के पास रहेगा, कितना क्षेत्र में वो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कुछ जो है आपका ये UNCLOS है, ये सारे लॉज बनाती है और कुछ नाम देती है। मतलब सबसे पहले समझिए, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भूमि के अंदर ये जल वाला क्षेत्र आ जाता है, इसको आंतरिक जल कहा जाता है, इंटरनल वाटर्स कहा जाता है। इस इंटरनल वाटर के बाद कुछ क्षेत्र ऐसा होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ये इसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी। ये क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी। इसके अलावा यहां से लेकर पूरा का पूरा 24 नॉटिकल माइल्स तक का होता है कॉन्टिग्युअस जोन, और यहां से लेकर पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझिए, मान लिया जाए ये भारत है। अब भारत से के जो भी समुद्री तट है वहां से जो 12 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र होगा, उस 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को आप टेरिटोरियल सी कहेंगे। इसके बाद जो पूरा 24 नॉटिकल माइल्स होगा उसको कॉन्टिग्युअस जोन कहेंगे,
और भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होगा उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। अब इस विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाद जो चालू होता है उसी को ही कहा जाता है उच्च समुद्र, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है हाई सी। तो ये हाई सी के ऊपर ही बात हो रही है। ये क्षेत्रों पर तो कहीं ना कहीं देशों का कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, लेकिन हाई सी के ऊपर कि ये जो है 2/3 है पूरे विश्व भर में, जितने भी आपके ओशियंस हैं, जितने भी आपके महासागर हैं, उनका 2/3 पार्ट कहां लाए कर रहा है? हाई सी के अंदर लाए कर रहा है। इसी में तो 95% हैबिटेट है, 95% आवास है जीवों का। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो जीव भी क्या होंगे? पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हाई सी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा इस डायग्राम को देखिए, अभी ये हमने देखा था टॉप व्यू, हम ये ऊपर से देखेंगे तो समझ में आया। अब थोड़ा सा इसका साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू का मतलब ये है, आप अगर साइड से देखेंगे तो ये आपका भूमि का क्षेत्र है। इस भूमि के क्षेत्र में जो पानी आ जा रहा है उसको इंटरनल वाटर कह दे रहे हैं। उसके बाद जो ये पूरा 12 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र है इसको टेरिटोरियल सी कह दिया। फिर 12 से और 12 जो है ये पूरा का पूरा कॉन्टेजियस जोन हो गया। फिर यहां से लेकर आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो हाई सी हो गया। तो हम जो यहां पर बात कर रहे थे यूएन हाई सी ट्रीटी के बारे में, वो हाई सी ये है, वो उच्च समुद्र ये वाला क्षेत्र है जो 200 नॉटिकल माइल्स आगे जाने पर चालू होता है। तो आई थिंक यहां पर आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समुद्री सीमा में सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहले आता है मैरीटाइम बाउंड्री। 3 तरह की होती है। पहली कौन सी? तो पहली हो जाती है टेरिटोरियल सी। दूसरी तरह की कौन सी? तो कॉन्टिजियस जोन। तीसरी तरह की कौन सी? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये सारी चीजें किसने बनाई है? तो ये सारी चीजें हमें बताई हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। तो उसी के द्वारा ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर ये 3 चीजें हैं। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स तक का है और लगभग 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र। मतलब इंडिया के कोई भी तट से, आप अगर कन्याकुमारी पे खड़े हैं, कन्याकुमारी से 22 किलोमीटर दूर टेरिटोरियल सी होगा। उसके 44 किलोमीटर तक आपका कंटिजियस जोन होगा, और वहां से 370 किलोमीटर तक का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो देखते चलिए इस चीज को। इसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताया था इंटरनल वाटर, जिसको आंतरिक जल कहा जाता है। इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर समझते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि भाई समुद्री सीमा कितने तरह की? 3 तरह की। एक होता है प्रादेशिक जल, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, जो कितना है? 12 नॉटिकल माइल्स तक का है, 22.2 किलोमीटर का है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 1 नॉटिकल माइल्स में बताया जाता है 1.8 किलोमीटर है। जैसे मैं अभी बार बार आपको बोल रहा था 200 नॉटिकल माइल्स, तो नॉटिकल माइल्स का मतलब यही है 1.852 किलोमीटर। अगर ये समझ गए तो आप उसको इंटू कर लीजिए कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स है, 1.8 किया, 22 किलोमीटर आ गया। 44.4 कैसे आया? तो 24 नॉटिकल माइल से आया। 370 किलोमीटर कैसे मिले हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र है। तो यही तो हमने बात करी कि जहां पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्र खत्म हो रहा है और उसके बाद से जो भी क्षेत्र चालू हो रहा है वो है आपका हाई सी। तो आज का हमारा पूरा का पूरा मुद्दा ही क्या था? हाई सी के ऊपर था। तो ये बात समझने आई। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनल वाटर्स क्या होता है? तो आंतरिक जल ये होता है कि किसी देश की आधार रेखा की भूमि की ओर सभी जल और जलमार्ग जिसमें कानून स्थापित करने के लिए वो देश स्वतंत्र होता है और किसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती। मतलब इंटरनल वाटर में अगर कोई दूसरा देश चाहे कि वो हमारे लिए कानून बनाए तो ये बिल्कुल नहीं होने देगा। कौन? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। वो कहेगा कि भाई ये तो इंटरनल वाटर है, ये तो आंतरिक क्षेत्र है, वही देश अपना कानून बना सकता है जिसका ये क्षेत्र है। तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ पा रहे होंगे, फ्री टू सेट लॉज एंड नो फॉरेन इंटरफेरेंस इज अलाउड। तो ये इंटरनल वाटर की कहानी हो गई। ऑल वाटर एंड वाटरवेज ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन ऑफ ए कंट्री, जहां पर वो देश क्या बना सकता है? कोई कानून बना सकता है, कोई दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी तो पता चले कि भाई टेरिटोरियल वाटर में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉन्टेजियस जोन, जिसको सन्निहित क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, इनमें क्या क्या चीज है। फिर हम हाई सी की बात करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, ये तो आप समझ ही गए, ये वाला हो गया टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल प्रादेशिक क्षेत्र। ये फिर कॉन्टिजियस जोन जो कि आपका सन्निहित क्षेत्र, और पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है इसी को क्या कहा जा रहा है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और इसके बाद है हाई सी।
इन्हीं चीजों के लिए पूरा का पूरा कन्वेंशन बिठाया गया था 168 देशों का, जो अभी सफल नहीं रहा है। साल भर बाद फिर बैठेंगे, फिर कोई एग्रीमेंट पर आएंगे और फिर पेरिस समझौते जैसा कुछ ऐसा चीज साइन होगी जिसमें सारे देश जो है सहमति दर्शाएंगे कि भाई हम आगे चलकर कानूनों को नहीं तोड़ेंगे, समुद्रों की रक्षा करेंगे और एक जो पृथ्वी है उसको और भी अच्छा क्षेत्र बनाएंगे रहने के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए। तो देखिए एक एक करके मैं आपको ये समझा देता हूं कि क्या क्या क्षेत्र होता है। सबसे पहले टेरिटोरियल सी की बात कर लेते हैं। तो टेरिटोरियल सी या फिर आपका प्रादेशिक सागर क्या है, तो यहां पर भी देश क्या बना सकता है, कोई कानून बना सकता है। मतलब 24 किलोमीटर तक का पूरा कानून उसका चलेगा, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और विदेशी जहाजों के प्रवेश की अनुमति की आवश्यकता होती है। फॉरेन वेसल्स नीड परमिशंस टू एंटर। मान लिया जाए कि कोई जो जहाज था वो अमेरिका पहुंचा, तो अमेरिका के अगर वो टेरिटोरियल सी मतलब अमेरिका की तट से वो अगर 22.2 किलोमीटर पहले है और जब उसको वहां पर प्रवेश करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, अमेरिका से लेनी पड़ेगी। अमेरिका उसको परमिशन देगा तभी वो अंदर एंटर कर सकता है। सेम चीज भारत में भी कोई सिंगापुर का जहाज आ रहा है चाहे चाइना का आ रहा है तो उसको क्या होगा, वहां पर आवश्यकता होती है किस जगह पर, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी मतलब 12 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे हैं हम। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब 22.2 किलोमीटर। नॉटिकल माइल्स तो सीख ही गए होंगे आप। इसके बाद देखिए दूसरा क्षेत्र होता है कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन में सिर्फ 4 क्षेत्रों पर कानून बनाया जा सकता है। क्या क्या होता है, तो इस चीज को भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए कॉन्टिजियस जोन में जिसका भी वो कॉन्टिजियस जोन है, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे हैं। 24 नॉटिकल माइल्स का मतलब 44.4 किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, कि उस देश के पास जिसका भी वो कॉन्टिजियस जोन है, जिसका भी वो सन्निहित क्षेत्र है, वो 4 चीजों पे कानून बना सकता है। पहला इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, तो इमिग्रेशन आप्रवासन होता है कि किसी भी जगह पर आप जा रहे हो तो कितनी देर कितने दिनों तक वो शिप वहां रहेगा, वहां के लोग कितने दिनों तक रहेंगे, ये इमिग्रेशन कहलाता है। आप किसी दूसरे देश जाएंगे तो आपको वहां पे इमिग्रेशन जो है करवाना पड़ता है, वीजा वगैरह प्रोसेस कराना पड़ता है। इसके अलावा कस्टम्स की बात करें, कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। ये जो है इसको कहा जाता है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी सुना होगा आपने। किसी देश की सीमा के अंतर्गत, जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कई बार सेलिब्रिटीज जो होते हैं कुछ बाहर के देशों से लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कस्टम नहीं पे करते हैं, तो कस्टम वाले उनको रोक लेते हैं। तो ये भी चीज है कि भाई समुद्र के अंतर्गत कोई दूसरे देश से कोई सामग्री आ रही है, कोई कॉमोडिटी आ रही है, तो उस पर कितना कस्टम ड्यूटी होगी, कितना सीमा शुल्क होगा, ये वो देश निर्धारित कर सकता है 24 नॉटिकल माइल्स के बाद। टैक्सेशन मतलब कर कितना लगाना है वो भी, और पॉल्यूशन का लेवल कितना रखना है ये भी, ये चीज समझ में आई। और तीसरा क्षेत्र होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि कितना है 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर की बात करी थी हमने, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र शोषण लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की अनुमति से। मतलब इस क्षेत्र तक 200 नॉटिकल माइल्स तक कंट्री हैज सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट ओवर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज बट नीड्स परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब देखिए ये मैंने शुरू में ही बताया था, ये वो क्षेत्र होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसी देश की 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र है, उस पर पूरा का पूरा अधिकार उसी देश का है जिसकी वो भूमि है। उस पर कोई भी अगर तरीके की, मान लिया जाए कि वहां पता चलता है कि भाई शेल गैस मिली है, वहां नेचुरल गैस मिली है, सीएनजी मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा देश उसको क्लेम कर सकता, वही देश क्लेम करेगा। वो वहां से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैसलीन या फिर आपका नेचुरल गैस, सारी चीजें निकाल सकता है, लेकिन उसको एक जो है अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय ये जो है आपकी समुद्र तल प्राधिकरण, इससे अनुमति मिलनी पड़ेगी, आईएसए। तो ये आईएसए जो है परमिशन देता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं। अब ये 200 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र क्या है, तो हाई सी का क्षेत्र है। हाई सी मैंने आपको बता ही दिया कि 2/3 समुद्र के अंतर्गत जितने भी समुद्र हैं, जितने भी आपके सागर हैं, चाहे प्रशांत महासागर, चाहे हिंद महासागर, चाहे आर्टिक, चाहे अंटार्कटिक, चाहे दक्षिण महासागर, इन सारे सागरों में से जो 2/3 पार्ट हो गया, 2/3 पार्ट ऑफ द ओशियंस आर कवर्ड इन द हाई सी पार्ट, और दैट गिव्स 95% हैबिटेट टू द डिफरेंट स्पीशीज। मतलब 95% आवास प्रदान करता है और 1% क्षेत्र ही उसका संरक्षित है, इसलिए तो इतनी सारी बातचीत हो रही है इस पे। तो यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर कौन बात करेगा, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बात करेगी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को आईएसए कहा जाता है। 1994 में 16 नवंबर 1994 को बनाया गया, 25 साल पहले। और ये जो है लगभग अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इसको 25 साल नहीं हुए, इसको जो है आपका पूरा का पूरा अगर हम अभी से कंसिडर करें
तो इसको लगभग 28 साल हो चुके हैं। तो 28 वर्ष हो चुके हैं। इसका काम क्या है? डीप सी माइनिंग, मतलब गहरे समुद्र में किसको जो है ये चीज निकालनी है, ये कितना उस पर जो है कौन कौन सी मशीन्स लगाई जाएंगी, कितना आप प्रदूषण कर सकते हैं, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर जमाइका में है, किंगस्टन में, जमाइका के अंतर्गत इसका जो है वो है हेडक्वार्टर। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि भाई कहां पर है, किंगस्टन जमाइका में है। कितने साल हो गए हैं इसको? 28 साल हो गए हैं। 16 नवंबर 1994 को बनाया गया था। एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंतर्गत काम करती है? तो UNCLOS के अंतर्गत काम करती है। जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके आधार पर ही ये चीजें काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो चीज थी कि भाई अगर हम समुद्रों की स्थिति देखें तो बहुत हाई रिस्क पर है। ये जितना भी समुद्र यहाँ पर ये वाले जो क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें यहाँ के हाई सी, अब हाई सी की स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि समुद्र का इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज देखा जाए तो पूरे विश्व भर में 80% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। अगर समुद्री मार्ग से होगा, सी रूट से अगर कहीं ट्रेड होगा तो भाई क्या होंगे, जब शिप्स चलेंगे तो प्रदूषण भी करेंगे। बहुत सारी चीजें वहां पर जो है समुद्र के अंतर्गत इतना ज्यादा आपका गार्बेज हो चुका है, इतना ज्यादा कि कई मछलियां जो हैं वो गार्बेज खाकर मर जाती हैं। तो ये जो चीज है ये कौन कर रहा है? ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही हो रहा है। जो मानव चीजें कर रहा है, इतने सारी चीजें चल रही हैं, इतना ज्यादा व्यापार जब होगा तो पूरा का पूरा समुद्र का ही इस्तेमाल करेगा। अगर अमेरिका से कोई चीज भारत आ रही है, भारत से कोई चीज ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज जो है आपकी कनाडा जा रही है, तो ये किसका इस्तेमाल करेंगे? समुद्र का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा का पूरा प्रदूषण कहां सबसे ज्यादा होगा? समुद्र के अंतर्गत ही होगा। तो समुद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसीलिए ये जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हो रही है, जो समुद्र के अंतर्गत जीव हैं उनके लिए जगह नहीं बन रही है। धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। समुद्रों के अंतर्गत इतना ज्यादा गार्बेज होता जा रहा है जितना हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा हमने समुद्रों में फेंक के रखा हुआ है। तो इसलिए तो जरूरत पड़ी कि UN हाई सी ट्रीटी की, कि भाई ऐसी कोई चीज की जाए जिससे इस उच्च समुद्र वाले क्षेत्र को भी सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और इसके लिए भी सारे देशों को एक आम सहमति पर लाया जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अब देखा जाए तो हाई जो लेवल बढ़ रहा है समुद्रों का, मतलब समुद्र तल इतना बढ़ता जा रहा है कि शहर डूबते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रवाल भित्तियों की समस्या है, कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है, इसके अलावा जो सी लेवल बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए इसकी आवश्यकता थी, लेकिन हाल ही में ये असफल रहा है। आगे इससे यही आशा है कि आगे चलकर सारे देश इसमें आम सहमति पर बने और UN हाई सी ट्रीटी पर सभी देश जो हैं एक आम सहमति के साथ हस्ताक्षर करें और फिर समुद्रों को भी एक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा आज का एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, और ये प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सागर कन्वेंशन के कानून के प्रावधान का हिस्सा नहीं है? अभी मैंने आपको एक बॉडी पढ़ाई थी UNCLOS। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन? हम यहाँ पर UNCLOS की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आपको देना है कि भाई कौन सी चीज जो है UNCLOS के अंतर्गत नहीं आती है। ये मैंने बॉडी बताई कब बनी, 1982 में बनी और आपका 1994 से वर्क करने लगी, कार्यान्वित हो गई। तो इसमें पहली चीज है आपका मार्गदर्शन या नेविगेशन। इसके अलावा द्वीप समूह की स्थिति और पारागमन व्यवस्था, आर्किपेलाजिक स्टेटस एंड ट्रांजिट रेजाइम्स, प्रोटेक्शन ऑफ द मैरीटाइम एनवायरनमेंट, समुद्री पर्यावरण के सुरक्षा करना, या फिर प्रवाल संरक्षण करना। ये प्रवाल संरक्षण ज्यादा सही शब्द होगा, कोरल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है कि भाई ये जो है UNCLOS के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती है। नेविगेशन नहीं आता है, द्वीप समूह की स्थिति और परागमन व्यवस्था नहीं आती है, प्रोटेक्शन ऑफ द मैरीटाइम एनवायरनमेंट नहीं आता है, या फिर मूंगा संरक्षण या प्रवाल संरक्षण इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। इसके अलावा इसका सही आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आंसर जो है अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज लगेंगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।